हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं सूडो फोर्स। और अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैं इनके विषय में बताया भी हूँ। सेंट्रीफ्यूगल, कोरिलेसिस, सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स के पार्ट हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस थे। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड किया था, आपको पता ही है। और एक वीडियो है वो सर्कुलर मोशन के बाद होगा, एक हायर लेवल पे है, तो उसमें और डिटेल एक्सप्लेन्ड है। बस इतना आप समझना है आपको कि सूडो फोर्स होता है उसके 3 टाइप्स हैं। हालांकि और भी सूडो फोर्स बहुत सारे होते हैं, बट अभी तक उनके लिए कोई फार्मूला नोन नहीं है। तो जब फार्मूला कोई नोन नहीं है तो हम उसको कोई नाम नहीं दिए हैं। तो जिनके फार्मूले हमें पता हैं, जो इक्वेशंस में यूज होते हैं, वो बेसिकली 3 फार्मूले हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला सर्कुलर मोशन में यूज़ किया जाएगा जब मैं सूडो फोर्स वहाँ समझा रहा हूँगा। कोरिलेसिस फोर्स भी वहीं पे यूज़ होगा सर्कुलर मोशन में जब मैं आपको समझा रहा हूँगा। सूडो फोर्स की अभी नीड है लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, इसके अलावा भी हैं सूडो फोर्स, बट उसके लिए साइंटिस्ट ने अभी तो कोई फॉर्मूला अराइज नहीं किया। जब कोई फॉर्मूला ही नहीं अराइज किया तो फिर कैसे पता चलेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सूडो फोर्स कब और कैसे यूज़ करें। ठीक है, देखिए एक्चुअल में मैंने बताया था कि फ्रेम 2 तरह से होता है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या एक्सेलरेशन 0 होता है। एक ही बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, वो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम से लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखने के लिए, स्पेशली कुछ नहीं, लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ रियल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं उससे F बराबर ma या मोशन की इक्वेशन लिखने के लिए, लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको सूडो फोर्स की भी जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विथ रियल फोर्स। इतना तो समझ में आ गया कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से क्वेश्चन को देखा जा रहा है, तो वहाँ से किसी ब्लॉक के मोशन पे जब फोर्स लिखेंगे तो रियल फोर्स तो दिखाएंगे ही, साथ साथ उस पर सूडो फोर्स दिखाएंगे। और रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स दोनों को सम करने के बाद मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे। थोड़ा बहुत समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे। सपोज करिए एक रेफरेंस फ्रेम है, इसका एक्सेलरेशन a0 के बराबर है, और एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज ए, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वर बी है। लेकिन ऑब्जर्वर्स मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को जल्दी समझ में आता है, बट ऑब्जर्वर जैसा वर्ड यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती है। ऑलवेज यूज रेफरेंस फ्रेम। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो ये है, और ये जो ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस फ्रेम है वो a0 के एक्सेलरेशन से इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर को भी बोल दिया। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसमें फोर्स लगा हुआ है कैपिटल F के बराबर, इसका मास m है। तो अगर कोई पूछे कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, आप क्या कहोगे? सर फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन क्या होगा? F/m। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन ये होगा वो कुछ और नहीं होगा, F/m होगा। बट ये एक्सेलरेशन किसको नजर आएगा? जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसको नजर आएगा। इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन F/m है। लेकिन मैं पूछा इस ऑब्जर्वर को, अच्छा ऑब्जर्वर भी आप ये बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? ये कहेगा हाँ मेरा एक्सेलरेशन a0 है और इसका a है, तो मुझे तो रिलेटिव नजर आएगा। तो ऑब्जर्वर बी को जो एक्सेलरेशन नजर आएगा वो रिलेटिव होगा। वो कहेगा कि सर हमें तो नजर आ रहा है वेक्टर a माइनस a0, वेक्टर a माइनस a0 इसको नजर आएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को। तो मैंने ये कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम भी तो लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो, तो तुम जरा F बराबर में लगाओ। तो मैंने ऑब्जर्वर बी को कहा कि जरा F बराबर m में लगाओ। तो F नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू इस ब्लॉक को जो इसका एक्सेलरेशन नजर आएगा वो लिखेगा ना। भाई कोई मुझे कहे कि ऊपर चिड़िया दिखाई दे रही है, उस चिड़िया पे F बराबर में लगाओ, तो मैं क्या कहूँगा?
उस चिड़िया का मास कितना है इनटू उस चिड़िया का एक्सेलरेशन मुझे क्या नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ी कहूँगा अरे यार तुम बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है, क्यों कहूँगा? अरे न्यूटन ने थोड़ी कहा था कि जाके अपने फ्रेंड से पूछो। न्यूटन ने तो ये कहा था तुम्हें क्या दिख रहा है, यू दिस, तो मुझे क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, रिलेटिव। तो क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग F बराबर में ऐसे बनना चाहिए, F नेट बराबर मास इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव। तो रिलेटिव प्लेस कर दो इसको वेक्टर A माइनस A नॉट। तो इससे F नेट की वैल्यू क्या आ गई, ma माइनस m A नॉट। F net is what? F net is the net force is calculated by observer B on block M with the help of Newton's second law. तो इसने कहा कि यार मुझे इस ब्लॉक पे तो इतना फोर्स दिखाई दे रहा है ma माइनस m A नॉट, और इस m को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ma बराबर f है, यहाँ पे f लिख दो। This is f vector minus ma naught vector. This is f net. तो ये कहेगा कि यार मुझे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स दिखाई दे ही रहा है, लेकिन मुझे ये भी फोर्स नजर आ रहा है। यार ये तो कोई फोर्स ही नहीं था। फिर न्यूटन्स का जो लॉ है सेकेंड लॉ, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो क्या गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ इस ए नॉट से आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है F बराबर में, ठीक है, स्पेशली इस एक्सेलरेटेड फ्रेम से अप्लाई करने पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें इस फोर्स के साथ साथ ये भी फोर्स लिखना पड़ेगा। बट यहाँ से इस पे लिखने में कोई गलत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आप एक ऐसे फ्रेम से लिख रहे हो जो एक्सेलरेटेड है, तो आपको इस फोर्स के साथ साथ एक रियल फोर्स है, इसके साथ साथ इस फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और ये जो फोर्स है, दिस इज नोन एज सूडो फोर्स, बिकॉज दिस इज वर्चुअल फोर्स, दिस इज वर्चुअल फोर्स एंड दिस इज सूडो फोर्स। ठीक है, ये सूडो फोर्स है और एक वर्चुअल फोर्स है माइनस m a नॉट का। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट का a नॉट जीरो है तो F नेट F के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर इस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है तो सिर्फ फोर्स F से काम चल जाएगा, लेकिन अगर इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है तो सिर्फ F से काम नहीं करेगा, चलेगा, आपको इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। गॉट इट? ओके, तो बताता हूँ सूडो फोर्स क्या हुआ। तो सूडो फोर्स क्या है, माइनस ma। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर कहेगा कि इसकी एबीडी बनाते समय इस फोर्स के साथ साथ ये फोर्स लाएंगे, और फोर्स कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इस ब्लॉक पर लगाना है तो इस ब्लॉक का मास m इसका मास नहीं है, m इस ब्लॉक का मास है, तो इस ब्लॉक का मास m इनटू ये a नॉट इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं है, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, इस a नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m के साथ, मतलब एक्सेलरेशन को तो उल्टा करके इसमें ma कर रहा, माइनस m इंटू a। माइनस साइन का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन को रिवर्स करके इस ब्लॉक के मास को मल्टीप्लाई करना है और उल्टा देना है। तो आप अलग से ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे हटा दीजिए। इस ब्लॉक कैसे दिखाएंगे, ब्लॉक का मास है, ठीक है, तो आप किसी भी ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे, एक रियल फोर्स जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, प्लस सूडो फोर्स एंड दिस इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉपी कर लिया इसको। इसे कॉपी करने का पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम सूडो फोर्स इज जीरो। Second point, from non-inertial reference frame, pseudo force is required to use of F बराबर ma। अच्छा, एक बार pseudo force लगा दिया तो जो एक्सेलरेशन आएगा क्या आएगा, रिलेटिव आएगा, रिलेटिव।
देखो सूडो फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन रिलेटिव है, रिलेटिव यूज़ किया, ये माइनस है नॉट, रिलेटिव यूज़ किया। तो एक बार सूडो फोर्स लगाते हो तो जो एक्सेलरेशन आता है रिलेटिव आता है, रिलेटिव हम अंडरलाइन है, रिलेटिव आता है। आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स द एक्सेलरेशन कम्स एंड दैट इज रिलेटिव, गॉट इट। तो इसमें अब इतना तो मैंने बता दिया कि नेट फोर्स रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स होता है, लेकिन बात है कि कैसे अप्लाई करें, नहीं तो लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स नोट करिए, उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। लिखिए, पहले ऊपर लिखिए ना, यूज ऑफ सूडो फोर्स, इसलिए लिखो फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम और an observer whose velocity is constant, there is no need of pseudo force because from inertial reference frame pseudo force is 0, ठीक है। तो सिर्फ रियल फोर्स से ही काम चल जाएगा, F नेट बराबर रियल फोर्स बराबर m है, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम और an observer moving with an acceleration to apply F बराबर ma in net force, real force plus pseudo force both are required in net force. This means from non-inertial frame pseudo force is necessary to handle problem. Next point, अगला पॉइंट है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप सूडो फोर्स लगा देते हो और रियल फोर्स भी लगा देते हो और F बराबर m लिखते हो, तो जो ये एक्सेलरेशन आता है ना, ये रिलेटिव होता है, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है जो ऑब्जर्वर ने F बराबर ma लिखी है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी भी उसी के रिस्पेक्ट में आता है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी के रिस्पेक्ट में आता है। तो जो ऑब्जर्वर लगा रहा है F बराबर ma, उसी के लिए कहोगे कि ये एक्सेलरेशन उसको ऑब्जर्व हो रहा है, ये वेलोसिटी उसको ऑब्जर्व हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट उसको ऑब्जर्व हो रहा है, बाकी किसी और को नहीं। बाकी किसी और को कुछ और आ सकता है, तो हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का हेल्प ले लेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में है तो एक्चुअल क्या होगा, तो फिर जितना इसका एक्चुअल है उस रिलेटिव में जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर जो रिलेटिव हमने किया था, ये यूज़ करेंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड बाई F नेट बराबर ma और एनी काइनेमेटिक्स इक्वेशन all are with respect to observer, ब्रैकेट में लिखना, who apply pseudo force, ब्रैकेट क्लोज। ये लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देना। सर सिंपल सी बात है, अगर मैं कर रहा हूँ F बराबर ma, मैं लगा रहा हूँ उस पर, तो एक्सेलरेशन कोई और बताएगा क्या? अरे मेरे लिए, मैं देख रहा हूँ उस पर F बराबर ma लगाना है, तो मैं कहूँगा ना कि ठीक है एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में आएगा, वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में आएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के पहले अच्छा एक और लाइन, जब भी कोई कहेगा सूडो फोर्स, तो उसके लिए आप ध्यान रखोगे, अगर ऑब्जर्वर ये है और इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो सूडो फोर्स की वैल्यू लिखोगे आप, सूडो फोर्स की आप ऐसे लिखना ना, सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ma नॉट, ब्रैकेट क्लोज। लिखिए वेयर a नॉट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर नॉट ब्लॉक, रिपीट कर रहा हूँ,
ए नॉट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, m is mass of object which is in observation by this person. This m is not mass of observer or this block. m is the mass of this block which is in observation. लिखिए small m is mass of object which is in observation by observer. m लिख लिया, ये नॉट लिख लिया. माइनस साइन क्या? माइनस साइन ओनली इंडिकेट the direction of pseudo force is opposite of acceleration a naught. इसका एक्सेलरेशन अगर a naught इधर है तो pseudo force इस पे लगेगा, उसका एक्सेलरेशन उसका उस पे pseudo force का डायरेक्शन इधर हो. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि pseudo force का डायरेक्शन इस ब्लॉक के ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन का उल्टा होगा, रिवर्स होगा. बस इसको लिखिए, लाइन ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. कभी कभी माइनस यूज किए बिना डायरेक्शन उल्टा करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. लिखिए माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ pseudo force इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. इसलिए बस क्वेश्चन लग रहा है. ओके देखिए मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ. एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. गो टू इजी क्वेश्चन ऑलवेज. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है 4 kg का, उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हूँ, और एक ब्लॉक ए है जिस पे एक पर्सन बैठा हुआ है, और ये पूरा ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है. तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक. इस 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए, इस ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में कितना है. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में पढ़ चुके ऑलरेडी. क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल लो? नहीं, और इसका एक्सेलरेशन घटा दो, आ गया रिलेटिव एक्सेलरेशन. यही होता है ना. द मेथड 1 इज बेसिक. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? 100/4 इट इज 25. देन व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन? इसका 25 है आगे की ओर, और इसका 5 है, रिवर्स करके दे दो, 5 घटा दो, इट इज 20. इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नजर आएगा. नहीं, अच्छा. मैंने कहा यार अभी तो सूडो फोर्स पढ़े थे, और सूडो फोर्स मैंने आपको ये बताया था कि ये ऑब्जर्वर जो भी इस पे ए बराबर में लगाएगा उससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसी के रिस्पेक्ट में आएगा. तो मैच कराए ना. हाँ मैच कराते हैं. चलो मेथड 2. अब मैं ले रहा हूँ सूडो फोर्स का. तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि यार मेरे पास तो एक्सेलरेशन है, मैं जिस ब्लॉक पे खड़ा हूँ उस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो मैं जब लिखूंगा ए बराबर एम ए, तो नेट फोर्स लिखते समय रियली फोर्स क्यों लिखूंगा? रियल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड हूँ. तो अगर मैं एक्सेलरेटेड हूँ तो मुझे उस ब्लॉक पे रियल फोर्स के साथ सूडो फोर्स जरूरत पड़ेगी. हाँ गुड, लगा दो सूडो फोर्स. लगाते हैं सूडो फोर्स. तो ये कहेगा कि यार चलो मैं तुम्हें देखता हूँ. तो ये कहेगा कि चलो मैं तुम्हें देखा, अच्छा 100 न्यूटन का फोर्स, ये तो रियल फोर्स है, दिखेगा. गुड. और इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास किसका होता है? इस ब्लॉक का, m इंटू ए. और m किसका मास होता है? इस ब्लॉक का. और ये किसका होता है? इसका. और डायरेक्शन किधर होगा? इस सूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन है उसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा इस पे. तो इसका अगर डायरेक्शन इधर है तो सूडो फोर्स एग्जैक्ट अंडरलाइन है, एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट ऐसे होगा. और किसके बराबर होगा? m इंटू ए. और m किसका मास? इसका 4. और ये किसका एक्सेलरेशन? इसका. लगा दिया सूडो फोर्स. मतलब इस ऑब्जर्वर ने कहा कि इस ब्लॉक पे अगर मुझे f बराबर में लिखना है तो ये आपका रियल फोर्स के साथ साथ आप पे एक सूडो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं लिख पाऊंगा. मैंने लगा दिया. अब कहेगा कि अब मैं लगाऊंगा f बराबर m, क्योंकि मेरे लिए f बराबर m तभी वैलिड है जब मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड हूँ. अंडरलाइन है, क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड हूँ. अगर मैं एक्सेलरेटेड नहीं होता तो मैं सूडो फोर्स नहीं लगाता. तो यहाँ पे f बराबर में क्या लिखोगे? 100
माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल्स टू इसका मास कितना है 4 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि रिलेटिव आएगा इसके सूडो फोर्स लगाने के बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन आता है ना, तो ईयर की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 20, क्योंकि यहाँ से 80/4 20। वाह गुड, ये तो 20 मैच कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सूडो फोर्स लगाता रहूँगा तो हर चीज़ रिलेटिव आती रहेगी और मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम ये मत सोचना कि सर वो तो हम सीखे हुए हैं तो क्या इसमें दिमाग में, सब्र रखो। कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो चीज़ होती है कैलकुलेशन को ईजी कर देती है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना आसान कर देता है। आप रिलेटिवली ऑब्जर्व करते हो सोच के कि मैं रुक गया हूँ, वो क्या कर रहा है, तो सब रिलेटिव है, सब रिलेटिव है, तो ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाता है। अगर ये अपने आप को रेस्ट में महसूस करेगा हमेशा तो इसका ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाएगा। आप अगर दोनों के मोशन को भागते हुए देखोगे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कहीं कन्फ्यूज मत हो जाए। इसलिए ऑब्जर्वेशन ना एक टाइम पे 10-12 ब्लॉक में नहीं करना चाहिए, दिमाग है ना छोटा सा, कन्फ्यूज हो जाएगा। किसी एक ब्लॉक को पकड़ो और सोचते रहो उसमें, गुड ये इसका मोशन ऐसा है, इसका मोशन ऐसा है, फोकस जो तुम्हें दिख रहा है अप्लाई करो, आंसर हमेशा आएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके एप्लीकेशंस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वैन है, घर पे कार है ना, कार है, कार के जो छत है ना उसमें क्या करना, होल बना देना, उससे एक रस्सी बांधना, एक ब्लॉक लगा देना, एक्सपेरिमेंट करना घर पे। अरे तुम फिजिक्स सीख रहे हो तो कुछ तो खर्चा पापा कर ही सकते हैं, तो स्ट्रिंग बांध के ब्लॉक हैंग करा दो। अब कहो पापा से, पापा कार को एक्सेलेरेट करो, तो पापा ने क्या किया, एक्सेलेरेटर लिया और लगातार एक्सेलेरेटर खड़ा, तो तुम पाओगे ना कि स्ट्रिंग इधर आ जाएगी, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। अगर ना पापा एक्सेलेरेट करते ही रहना, एक्सेलेरेट करते ही रहना है, तो तुम पाओगे ना कि रस्सी एकदम ऐसे दिखेगी, ब्लॉक यहाँ पे ऐसे पड़ा रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे पड़ा रहेगा, या एक एंगल ऐसा आ जाएगा जिस एंगल पे अगर तुम इसको रोक दो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वर्टिकल से एक एंगल थीटा बन गया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि थीटा एंगल कितना होगा और साथ में इस रस्सी का टेंशन कितना होगा, ठीक है। अरे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, पता है कैसे, कार है बैठना और कार में देखना ना, अरे कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, भगवान जी को रस्सी से बांध के हैंग करा देते हैं। जब तुम कार को ड्राइव करते हैं पापा तुम्हारे, तो देखना भगवान जी थोड़ा सा ऐसे, एक ही चीज़ है, कब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे पता करना है वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। तो मान लो वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है, लेट्स दिस इज थीटा, ये एंगल थीटा हो। अगर इधर एक्सेलेरेट करेगा तो पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जाएगा, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस थीटा निकालना और रस्सी का डायरेक्शन निकालना है। तो मुझे ही बताओ, ये जो वर्टिकल एंगल थीटा है ना, इस डायरेक्शन के बीच का एंगल, वो किसी रिफरेंस फ्रेम या किसी ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा, हर डायरेक्शन सेम आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि वर्टिकल है, ये बताओ इसके बीच का एंगल कितना है, तुम कहोगे सर 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो चाहे तुम धरती पे खड़ा होकर बोलो 30 डिग्री है, या तुम भागते हुए बोलो, भागवत कहा नहीं सर 40 डिग्री हुआ है क्या, अरे कैसे, एंगल क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आर्क डिवाइड बाय दिस लाइन एंगल है। तो एंगल फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है, चाहे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हो या ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो या ऑब्जर्वर इस पे खड़ा हो, दोनों के लिए एंगल थीटा सेम आएगा, दोनों के लिए एंगल थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। और रस्सी का टेंशन एक रियल फोर्स है, बता चुका हूँ ना, टेंशन एक रियल फोर्स है, और रियल फोर्स तो और भी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, ऊपर पे डिपेंड नहीं करने वाला। इसका मतलब चाहे क्वेश्चन सॉल्व आपका ये ऑब्जर्वर करे या ये ऑब्जर्व करे, आंसर सेम आएगा। अब देखो क्या होगा, अगर इस ऑब्जर्वर, अगर कहोगे तुम सॉल्व करो यार, ये ऑब्जर्वर सॉल्व करेगा, तो उसको पता क्या लगेगा कि जब वैन आगे की ओर भाग रहा है तो पार्टिकल भी उस वैन के साथ आगे की ओर जा रहा होगा।
तो उसको लगेगा कि जो पार्टिकल है वो भी आई की ओर जा रहा है। गुड। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए ये पार्टिकल रेस्ट नजर आएगा, क्योंकि वो भी वैन के अंदर बैठा हुआ है और सिर्फ उस पार्टिकल दिख रहा है, तो रुका हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए रुका हुआ नजर आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएगा, और ये इसको भागता नजर आ रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएगा? मूविंग कॉन्सेप्ट लगाएगा। बट दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या काम करता है ना, इस ऑब्जर्वर को ए बोल देता हूँ, इस ऑब्जर्वर को बी बोल देता हूँ, और मैं ऑब्जर्वर ए का हेल्प लूँगा, ऑब्जर्वर ए का। तो जब ऑब्जर्वर ए इस पार्टिकल को देखेगा, तो जब इसकी एबीडी बनाएगा तो टेंशन टी ऐसे दिखाएगा, और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखाएगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड टी ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन है, मास गिवन है, वर्टिकल एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि इस ब्लॉक पे रस्सी का टेंशन टी ऐसे होगा, mg ऐसे होगा, तो दोनों रियल फोर्स है, बट ये तो एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ये वैन के अंदर है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसके ऊपर क्या लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? और सूडो फोर्स किधर लगेगा? इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आगे कब है? ये नॉट आगे कर है, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। तो एग्जैक्ट अपोजिट, इसके एग्जैक्ट अपोजिट लगेगा, और कितना होगा? इसका मास m इंटू इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है नॉट। ओके, अब क्या करेंगे? ऑब्जर्वर ए कहेगा कि ये पार्टिकल मुझे तो रेस्ट में नजर आ रहा है, रेस्ट में नजर आ रहा है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो है, हर डायरेक्शन में जीरो है, हर डायरेक्शन में जीरो है। तो फिर ये क्या कहेगा? एक्स में इक्वेशन लिखेगा, एक्स में और वाई में। तो एक्स में इक्वेशन क्या लिखेगा? एक्स में इक्वेशन लिखेगा ये टी का ये कंपोनेंट, टी का ये कंपोनेंट बनेगा साइन, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है। लिखिएगा टी साइन थीटा माइनस ये एम ए नॉट इधर है इज इक्वल टू जीरो। इससे आ गया टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 द सेम वाई डायरेक्शन। तो टी का ये कंपोनेंट क्या आएगा? टी कॉस थीटा ऊपर के प्लस एम जी नीचे को, तो माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। इससे आएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। देखो टी से टी कटेगा और साइन अपॉन कॉस टेन बनेगा। इससे क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो एम से एम कटेगा, ए नॉट अपॉन जी। देन व्हाट इज थीटा? टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी, एंड दिस इज आंसर। अब कोई पूछे टेंशन टी कितना है, तो इस इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो आएगा टी का स्क्वायर और साइन का थीटा प्लस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। और यहाँ का स्क्वायरिंग करोगे तो m बाहर आ जाएगा, m का स्क्वायर और ए नॉट का स्क्वायर बनेगा n प्लस जी का स्क्वायर बनेगा, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। और जब अंडर रूट लगाओगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, टेंशन पता करने के लिए इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग करके m बाहर आएगा, आंसर इतना आएगा और टेन थीटा इतना। गॉट इट? एक वेरिफिकेशन देखो ना, अगर ए नॉट जीरो होता, अगर ये वैन एक्सेलरेट नहीं होता, ए नॉट जीरो होता, जीरो, तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो आती। ए नॉट जीरो तो टेन थीटा जीरो, जीरो का मतलब टेन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, थीटा जीरो का मतलब ये थीटा जीरो का मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब अगर कोई वैन एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो रस्सी वर्टिकल नजर आएगी, लेकिन अगर वो आगे को एक्सेलरेट करेगा तो रस्सी इधर जाएगी, और अगर वो पीछे को एक्सेलरेट करेगा तो रस्सी इधर जाएगी। गॉट इट? ओके, तो अब ये तो मैंने ऑब्जर्वर ए के साथ से बताया। ऑब्जर्वर बी के लिए, ऑब्जर्वर बी क्या है? अच्छा, ऑब्जर्वर बी के लिए मैं बताता हूँ क्या होगा, कुछ नया नहीं होगा। ऑब्जर्वर बी के लिए, ऑब्जर्वर बी क्या है कि यार मुझको ये सूडो फोर्स नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं तो इनर्शियल फ्रेम पे हूँ। तो चूंकि ये वैन आगे को ए नॉट जा रहा है, तो ये पार्टिकल भी आगे को ए नॉट जाएगा। इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन हुआ इधर कितने का? ए नॉट का। पार्टिकल के पास ए नॉट इधर, क्योंकि वैन के अंदर है और वैन आगे जा रहा है, ऐसा इसको लग रहा है। तो इसको ये पार्टिकल भी तो आगे जाता नजर आएगा ए नॉट से। लिखिए अब ऑब्जर्वर बी क्या आएगा, अब लिखेंगे ए बराबर है में इस डायरेक्शन। तो टी का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? टी साइन थीटा, एम जी तो वर्टिकल है और कोई आएगा नहीं, तो टी साइन थीटा नेट फोर्स, टी साइन थीटा बराबर इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन एक्स में, ए नॉट एम इंटू ए नॉट, यही तो आ गया। और वाई में इस पर्सन को
वाई में मोशन जीरो नजर आएगा, क्या कहेगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर जीरो। आगे इतना जब इक्वेशन सेम आ रहा है तो सारे आंसर सेम आएंगे। देख ही रहे हो, कुछ नया नहीं है। तुम सूडो फोर्स से जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको तुम ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हो आराम से, इक्वेशन से बनते हैं। बट ऑब्जर्वेशन उस फ्रेम से इजी होता है। इस फ्रेम से क्या होता है कि मोशन दिखेगा, उस फ्रेम से हो सकता है कभी मोशन ना दिखे। ठीक है, और अभी क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि सूडो फोर्स अच्छी चीज़ है, और अगले चैप्टर से तो और आपको अच्छा लगेगा, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। गॉट इट। देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये एक लिफ्ट है जिसमें इस ब्लॉक का मास है 4 kg, इस ब्लॉक का मास है 5 kg। स्ट्रिंग ऐसे क्लैंप यहाँ जुड़ा हुआ है और ये पुली से स्ट्रिंग। अब पूरा जो लिफ्ट है ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है A0 से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताइए 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और स्ट्रिंग 1 में टेंशन कितना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार तो इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम आएगा, फिर घटाओगे तब आंसर आएगा। और उसमें भी एक और सा दर्द है, ग्राउंड फ्रेम सॉल्व करोगे ना तो क्लैंप भी ऊपर भागता नहीं जाएगा, क्योंकि क्लैंप भी लिफ्ट के ही अंदर है और क्लैंप लिफ्ट ऊपर का फोर्स जा रहा है तो क्लैंप भी ऊपर का फोर्स जाएगा। ये वाला पॉइंट क्योंकि रेस्ट में नजर आएगा लिफ्ट के फ्रेम में, बट ग्राउंड फ्रेम में ये भी भागता नजर आएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में तो फिर अरे यार कौन इतना करेगा, ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है, फिर आप ए बराबर एम ए लिखो, सॉल्व करो, कांस्टेंट रिलेशन खूब बना लो, उसके बाद पता चले कि बहुत टाइम लग गया और उसका फिर इसका सेक्शन घटाओ। इससे बेटर है जब वो कह रहा है लिफ्ट के ही फ्रेम में लिखना है तो मैं लिफ्ट में ही खड़ा हो जाऊँ, तो मैंने लिफ्ट में अपने आप को खड़ा कर लिया। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस ब्लॉक की एबीडी बनाएगा। तो इस ब्लॉक के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन नीचे का है, लेट्स दिस इज A1 और इसका एक्सेलरेशन A2। वो अब इस ऑब्जर्वर के लिए ना बाकी अब सब कुछ वैसे ही सॉल्व करो जैसे अब तक किए हो लॉज ऑफ मोशन। तो मान लिया इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे है और इसका एक्सेलरेशन A2 ऊपर का है। तो इस ऑब्जर्वर को कि तुम इसकी एबीडी बनाओ। तो अगर यहाँ का टेंशन T है तो T यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे T/2, यहाँ पे T/2। इस ऑब्जेक्ट की एबीडी बनाएंगे तो टेंशन T ऊपर लिखाओगे और इसका वेट 4g है, मास 4g, तो वेट कितना आएगा 4g नीचे की ओर, मास 4 kg तो वेट 4g। तो टेंशन और mg रियल फोर्स है, लेकिन ये ऑब्जर्वर चूंकि लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 4 है तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा किधर नीचे को, इस एक्सेलरेशन का उल्टा। और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास इनटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो इसका मास क्या है 4 kg इंटू इसका एक्सेलरेशन क्या है 4, तो 4 × 4 का सूडो फोर्स पीछे लगेगा नीचे को लगेगा। ये तो एबीडी है 4 kg ब्लॉक का। एक्सेलरेशन A2 ऊपर को है और ये A2 इसी ऑब्जर्वर के फ्रेम में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने सूडो फोर्स लगा दिया है, तो जो सूडो फोर्स लगाएंगे उसके बाद जो एक्सेलरेशन आएगा इसी फ्रेम में। अब 5 kg ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। तो T/2 ऊपर दिखाएंगे आप, इसका वेट 5g नीचे दिखाएंगे, 5g नीचे T/2। बट इस पर भी सूडो फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स लगने का रीजन 5 kg ब्लॉक नहीं है, सूडो फोर्स लगने का रीजन ये ऑब्जर्वर है। तो चूंकि ये ऑब्जर्वर ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है फोर्स से, तो इससे सूडो फोर्स नीचे को लगेगा कितने का, मास 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन 4 आ गया। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे पर है, नीचे को देखा। अब लिखो इस पर बराबर है तो बनेगा T 4g नीचे 16 मास इंटू एक्सेलरेशन। यही क्वेश्चन इस पर लिखेंगे। एक्सेलरेशन A1 नीचे 5g 5 × 4 T/2 ऊपर मास इंटू A1। क्वेश्चन नंबर 2 तीन उन्होंने एक T एक A1 एक A2। अब कांस्टेंट रिलेशन बनाएंगे और कांस्टेंट रिलेशन में इसी के फ्रेम से बना लेंगे। जब A1 इसके फ्रेम में है तो कांस्टेंट भी इसी के फ्रेम बनाएंगे। तो इसके फ्रेम में इस क्लैंप का एक्सेलरेशन क्या होगा 0, इसका 0, इसका A1, तो इसका क्या होगा A1/2। याद करो 0 + A1 का हाफ करोगे आ गया इसका एक्सेलरेशन A1/2। अच्छा इसका A1/2 है, इसका A2 है। तो अगर ये A2 से ऊपर जा रहा है और ये पुली फिक्स नजर आ रही है इस ऑब्जर्वर को, क्यों, क्योंकि इस पुली का जो रस्सी है वो इससे जुड़ा हुआ है और ये
लिफ्ट में है और लिफ्ट के अंदर आदमी बैठा है, तो लिफ्ट उस इंसान को रुका हुआ नजर आएगा। अरे कैसे बताता हूँ, एक लिफ्ट है, लिफ्ट कहीं देखा है? नहीं देखा है तो देख लो, लिफ्ट में जाओ, बैठो, आप बैठो तो खिड़की में मत देखो, खिड़की में देखोगे तो लगेगा तुमको भाग रहे हो, खिड़की मत देखो, ऐसे देखो, लिफ्ट के अंदर देखो, तुम्हें कोई भी लिफ्ट का पार्टिकल भागता नजर नहीं आएगा, मतलब रुका हुआ, यू आर फीलिंग दैट लिफ्ट इज इन रेस्ट। ओके, और दूसरा, अगर खिड़की से बाहर देखोगे तो खिड़की के बाहर के लोग भागते नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि खिड़की के बाहर वाले भाग रहे हैं, हम रुके हुए हैं, यही रिलेटिव है। चलो तो लगाते हैं ना, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में रहेगा। क्योंकि ये पुली रेस्ट में है तो जितने से ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा उतने से ये पुली का सेंटर नीचे आएगा। इसका मतलब ये A2 और ये A1/2 बराबर होगा। A2 इज इक्वल टू A1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व इक्वेशंस 3 एंड गेट आंसर। इन तीनों को सॉल्व कर दो, A2 A1 आ गया और A1 ही क्या है, आंसर वही रिलेटिव है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव ही आ रहा है। कोई पूछे इस रस्सी का टेंशन T1 कितना होगा, तो ये T, तो ये भी T, ये कितना आएगा 2T, तो यहाँ से T निकाल लोगे, उसका डबल कर देना, रस्सी 1 का टेंशन आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो? गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम लोग 4th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 4th क्वेश्चन ना बेसिक है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इजी होता है। कई बार तो तुम मेथड ध्यान रखना, बट रिजल्ट को भी बच्चे याद कर लेते हैं। जे मेंस के क्वेश्चन करने के लिए ना ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चनों में से है, तो रिजल्ट भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे हैं कि एक वेज है, ठीक है, एक ब्लॉक है, तो इस वेज को कितना एक्सेलरेशन दो ताकि ये ब्लॉक इस पर स्टेशनरी रहे। फाइंड एक्सेलरेशन A0 सो दैट स्मॉल m ब्लॉक विल बी इन रेस्ट ऑन कैपिटल M। इस A0 की वैल्यू कितनी हो ताकि स्मॉल m कैपिटल M पे रेस्ट करे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन कैपिटल M फॉर क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि इस एक्सेलरेशन A0 को प्रोवाइड करने के लिए इस कैपिटल M पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हाथ है ना, देखना सरक गया, रुको 1 सेकेंड, सरक रहा है, गिर रहा है, आँख से सही से देखना, नहीं गिरा, एंगल वही है, देखना गिर गया, गिर गया, कितना एक्सेलरेशन दे ताकि ना गिरे, देखना कैसे नहीं गिरेगा, एकदम सही से देखना। ये कैसे समझ में नहीं गिरा, ये लाइन देखना, ऊपर से ये वाला टॉप से इसकी बीच की दूरी देखना, अगर वो दूरी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब ये नीचे को सरक नहीं रहा है, देखना 1 सेकेंड, देखना ये है ना, वही गिर रहा है, देखना सही से देखो, वही है, गिर गया, फिर देखो। तो इसका मतलब आपने देख लिया कि मेरे हाथ का एक एक्सेलरेशन ऐसा था जिस पे ये इस पे स्टेशनरी था। वही तो पूछा गया कि इस वेज का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये स्मॉल m इस कैपिटल M पे रेस्ट में रहे, ठीक है। एंड दूसरा, इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए इस कैपिटल M पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। कब बात सॉल्व करता है, मेरा तो सूडो फोर्स सीख रहा है तो सूडो फोर्स के साथ आके सॉल्व करा नहीं। मैंने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो वेज है, मैं कहा कि वेज पे खड़े हो जाओ। अब इस ब्लॉक को देखो, अगर इस वेज पे खड़े होकर इस ब्लॉक को देखोगे तो क्या ये ब्लॉक भागता नजर आएगा? एकदम नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक इस पे रेस्ट कर रहना है। मेरा हाथ देखना, ऐसे भगाया था, ऐसे भगा रहा हूँ तो ये इस पे सड़क नहीं रहा है, मतलब ये इस पे रेस्ट में है, ये इस पे रेस्ट में है। तो अगर तुमको इस पे बैठा दूँ तो तुमको क्या ये ब्लॉक भागता नजर आएगा? नहीं लगेगा कि नहीं, ये तो रुका हुआ है। तो एक बार जब इस पे वेज पे तुम खड़े हो जाओगे तो तुमको लगेगा रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग कि ये वेज तुमको रुका हुआ नजर आएगा। तो जब ये वेज तुमको रुका हुआ नजर आएगा इसका मतलब, और ये ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक भी तुमको रुका हुआ नजर आएगा। रुका हुआ मतलब परमानेंट रेस्ट में नजर आएगा। अंडरलाइन है,
परमानेंट रेस्ट, मतलब इक्विलिब्रियम में नजर आएगा। तो आप इस पे खड़े हो गए, इसकी एबीडी बनाओ, तो mg नीचे को लिखाओगे, इसी की एबीडी बना रहा हूँ, इसकी नहीं। तो जिसकी एबीडी बनाओगे ना उसी का मास लिखना, mg नीचे को। इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की ओर आएगा, और चूंकि ये वेज आगे को एक्सेलरेट हो रहा है, a0 से आगे को एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे को, कितने का, मास m इनटू इस पर्सन का एक्सेलरेशन जो कि वेज के बराबर है, क्योंकि ये वेज पे खड़ा है, m इंटू a0। इसलिए चूंकि इस पर्सन को ये ब्लॉक रेस्ट में रह रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो ये क्या गया कि यार मुझको तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 नजर आएगा, फिर हर डायरेक्शन में नजर आएगा, हर डायरेक्शन में नजर आएगा। चलो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो फिर मैं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दूँ, इस डायरेक्शन में फायदा होगा, इस n का कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, तो एक तुरंत आंसर आ जाएगा, n वेरिएबल है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ, ताकि n का कंपोनेंट आएगा फिर उस n का एलिमिनेट करो, क्यों करो, सीधे n के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखो ना, नेट फोर्स 0 होगा, हर डायरेक्शन में 0 होगा ना। कहा गया था ना इक्विलिब्रियम में कि नेट फोर्स 0 होता है तो हर डायरेक्शन में 0 होता है, तो यहाँ भी वही होगा। तो फिर इस ma0 का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, ma0 cos थीटा, ma0 का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, और mg का जो ये कंपोनेंट बनता है वो कितना बनता है, mg sin थीटा बनता है, इज इक्वल टू 0। तो mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा, और ma0 के कंपोनेंट ma cos थीटा, नेट सम 0। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक इसको रेस्ट में नजर आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर दो, इससे m से m कैंसिल आउट होगा बिकॉज ऑफ 0। यहाँ से a0 की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा एंड डिवाइड बाई cos थीटा, तो साइन अपान कॉस करते tan आ जाएगा। स्पेशल रिजल्ट है, स्पेशल। इसका मतलब है कि अगर इस वेज को, इसको लिख लेंगे a0 इक्वल टू g tan थीटा, स्पेशल लिख लेना। ये एक्सेलरेशन है कि स्मॉल m इज इन रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस वेज, ये वेज फ्रिक्शनलेस है, इस पे इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, तो इस वेज को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, g tan थीटा। ये आपको याद करना, या तो आप समझ भी गए हो, बट याद रखना मेंस में ना फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो a0 इक्वल टू g tan थीटा। अब क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस एक्सेलरेशन को देने के लिए इस कैपिटल M पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर उसका फोर्स निकालना है, इसको मैं हटाता हूँ, देखो सिस्टम का हेल्प लेता हूँ, सिस्टम का हेल्प ले रहा हूँ, इस पे फोर्स कैपिटल F दिखा दो। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, a0 है। तो तुम मुझे बताओ, अगर मुझे इस डॉटेड खींच दूँ, ऐसे डॉटेड बना दूँ, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स के नाम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ कैपिटल F है और तो कोई फोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेज जितना इस पे n ऊपर को लगाएगा, ये पार्टिकल भी उतना n इधर लगाएगा, और वही इंटरनल फोर्स की तरह से गायब हो जाएगा। और mg इसका भी नीचे और mg इसका भी नीचे, और ग्राउंड से जो n आएगा ऊपर को आएगा। अब मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ, x में, तो x में तो फोर्स के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ है, नेट फोर्स के नाम पे कैपिटल F। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एंड दिस इज आंसर। इस a0 को उठा के प्लेस कर दो, आंसर मिल गया। ओके, देखिए हम लोग 5th क्वेश्चन डील कर रहे हैं, SC वर्मा का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वेज है, इसका मास कैपिटल M है, इस पर एक स्मॉल m ब्लॉक रखा हुआ है, इस वेज पे एक रस्सी बांध के इस पुली से होते हुए कैपिटल M डैश से जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस कैपिटल M डैश का मास कितना हो ताकि ये स्मॉल m ब्लॉक इस पे रेस्ट में रहे। फाइंड M डैश सो दैट स्मॉल m विल बी इन रेस्ट ऑन कैपिटल M। बताता हूँ, मान लो इसका एक्सेलरेशन a0 होगा, तो इसका भी तो एक्सेलरेशन a0 होना चाहिए, क्योंकि ये पुली रेस्ट में है, तो जितना इसका एक्सेलरेशन उतना ही इस वाले वेज का एक्सेलरेशन। चूँकि ये इस पे रेस्ट में है, ये इस पे रेस्ट में है, तो इसका भी एक्सेलरेशन यही होना चाहिए, और ये a0 जो होना चाहिए, क्योंकि इसको इस पे रेस्ट में रखना है, इसको इस पे रेस्ट रखना है, तो ये a0 कुछ और नहीं, कितना होना चाहिए,
जी टेन थीटा, जहाँ पे थीटा ये एंगल होगा क्वेश्चन में दिया गया होगा। मतलब अगर इस वेव का एक्सेलरेशन इसके बराबर हो जाए तो ये वाला ब्लॉक इस पे रेस्ट रहेगा। यही तो सीखे अभी। तो एक काम करो ना, सिस्टम की वीडियो बनाओ और एम डैश जी नीचे दिखाओ और इसको सिस्टम मान लो। तो इसका वेट नीचे, इसका वेट नीचे, नॉर्मल राइट से इंटरनल से गायब हो जाएगा। अब इस रस्सी को खोल के सीधा करो, रस्सी को खोल के सीधा करो, ओपन द स्ट्रिंग, कैपिटल एम स्मॉल एम स्ट्रिंग, सीधी स्ट्रिंग, ये वाला यहाँ पे आएगा ब्लॉक एम डैश। नाउ दिस वेट इज एम डैश जी और एक्सेलरेशन इज ए नॉट। तो ए नॉट इसका भी एक्सेलरेशन और ये ए नॉट इसके सिस्टम का भी एक्सेलरेशन। अब बताओ इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन सा फोर्स है? सिर्फ एम डैश जी है, हाँ, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एम डैश जी इक्वल्स टोटल मास कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस एम डैश टोटल मास इंटू ए नॉट। तो ए नॉट किस बराबर है? जी टेन थीटा। बस इससे एम डैश सॉल्व कर लोगे ना, इसको इधर भेजो, एम डैश निकाल के सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। हाँ, कभी के बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, इसकी एबिडिमिटी दिखा देंगे, इसकी एबिडिमिटी दिखा देंगे, इस पे बराबर है, हमें अलग से क्या लिखोगे? एम डैश जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए नॉट। या अगर मैथमेटिकल कन्वेंशन यूज करोगे तो इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस लिख लिया। टी प्लस एम डैश जी नीचे माइनस एम डैश इंटू ए नॉट नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे लिखो है बराबर में। तो सिस्टम पे फोर्स क्या है? टी बराबर नेट मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन क्या है? ए नॉट। अब एक काम करो, इस टी को उठा के यहाँ रख दो, एक काम करो, इस माइनस को यहाँ पे माइनस भेज दो, इसे प्लस कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो टी से टी कट गया। एम डैश जी इज इक्वल्स टू इसको इसमें जोड़ गए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये एम डैश था, प्लस एम डैश इंटू ए नॉट, और ए नॉट कितना था? जी टेन थीटा। यही क्वेश्चन है, सॉल्व करो, आंसर है। ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं ये ब्लॉक है 2 kg का, एक्सेलरेशन है इसका 3i कैप प्लस 4j कैप। एक ब्लॉक ए है, एक्सेलरेशन है 3i कैप प्लस 2j कैप। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड सूडो फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक फ्रॉम ए, मतलब इसके फ्रेम से इस पर कितना सूडो फोर्स होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बता दे रहा हूँ क्या होगा सूडो फोर्स। मास इंटू है, इसका मास 2 kg इंटू इसका एक्सेलरेशन का माइनस साइन, तो 3i कैप प्लस 2j कैप, और यही आंसर है, यही आंसर है। व्हाट इट सूडो फोर्स में इसके एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वेज है, इसमें स्मॉल एम ब्लॉक है, इस वेज का एक्सेलरेशन ए नॉट इधर है, इस ए नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि स्मॉल एम ब्लॉक फ्री फॉल में हो, मतलब इस तरीके से, बेस्ट नहीं, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ऐसे गिरे, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरे, ऐसे फ्री फॉल मिनिमम ऐसे है। अगर इसको तुम धीरे धीरे इसको अगर तुम धीरे धीरे भगाओगे तो इसी पर आएगा। खूब तेज भगा दो, देखो वर्टिकल, ठीक, खूब तेज भगाओ, गिर गया वर्टिकल, ठीक है। तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन दे, ठीक है, ताकि ये फ्री फॉल में रहे। फ्री फॉल मतलब पता है क्या है? इस वेज में और इस ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, n 0 हो जाएगा तो फ्री फॉल, क्योंकि mg एक फोर्स होगा। इस ब्लॉक का की एबिडी बनाओगे तो कौन सा फोर्स होगा? इस ब्लॉक की एबिडी में एक तो mg फोर्स आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस सरफेस से, और तो कोई फोर्स होगा नहीं। n अगर 0 हो जाए, n अगर 0 हो जाए तो मोशन क्या हो गया? फ्री फॉल हो जाए। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए ताकि n जस्ट 0 हो सके। जस्ट 0 का मतलब क्या है? जस्ट 0 का मतलब ये है कि इसका सरफेस और इसका सरफेस में जस्ट कांटेक्ट लीव करने वाला n 0 है। तो अगर n 0 हो गया तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? g। n अगर 0 हो गया तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा g डाउनवर्ड, यही फ्री फॉल है। इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? g होना चाहिए, और इस वेज का a नॉट। तो इस पर मैंने क्या किया, इस वेज पे खड़ा हो गया और इस वेज पे खड़ा होके
मैं कांस्टेंट रिलेशन में जा रहा हूँ, कोई सूडो हेल्प नहीं रहा हूँ, कांस्टेंट अंडरलाइन है, कांस्टेंट रिलेशन यूज़ करूँगा। जरूरत थोड़ी कि सूडो फोर्स ही लगाया हमेशा। अब इस ब्लॉक को बनाते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, और इस वेज के फ्रेम से ये ए नॉट किधर मिलेगा, रिवर्स होके। सूडो नहीं लगा रहा हूँ, कांस्टेंट जब कहूँगा कि ए बराबर एम ए की बात करूँगा कि मुझे ए बराबर एम ए लिखना है, तब सूडो लगाना पड़ेगा। और जब मैं कांस्टेंट की बात करूँगा, कांस्टेंट रिलेशन की, तो सिर्फ एक्सेलरेशन से काम चलाऊँगा। तो अभी मैं इस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हें कांस्टेंट रिलेशन लिखना है, कांस्टेंट। तो इसका जी डाउनवर्ड और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट रिवर्स होकर मिलेगा। अच्छा, इस ऑब्जर्वर को अगर इस ब्लॉक का इसके साथ कॉन्टेक्स्ट जस्ट मिसिंग हो, जस्ट, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेट ये इसके ऊपर है, अप्रोक्सीमेट। तभी तो मिनिमम पूछ रहा है, बहुत तेज तो कॉन्टैक्ट छुड़ेगा, कॉन्टैक्ट है। अगर ये इस पर कॉन्टैक्ट में है, तो जस्ट कॉन्टैक्ट में है, तो कंफर्म है कि इस ऑब्जर्वर को इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नेट एक्सेलरेशन क्या नजर आना चाहिए, जीरो। इधर जीरो नजर आना चाहिए। इधर तो हो सकता है, ऐसे सरक सकता है, ऐसे सरक सकता है, बट ऐसे नहीं सरकना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एन को जस्ट जीरो करना। जस्ट जीरो का मतलब कि एन इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसका इसके साथ जस्ट कॉन्टैक्ट बना हुआ है इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल थीटा है, ये भी क्या आएगा, थीटा। फिर बनेगा 90 थीटा, क्या बनेगा, थीटा। तो फिर इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट इक्वल होगा, तभी तुम कहोगे कि मुझे ये जो पॉइंट है वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जाता हुआ क्या नजर आना चाहिए, जीरो। नहीं भागना, जाता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, तभी तो जस्ट कॉन्टैक्ट है। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर अगर मोशन जीरो है, तभी तो कहोगे जस्ट कॉन्टैक्ट है, जस्ट। तो फिर ए नॉट का ये कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एंगल के सामने साइन रहेगा, ए नॉट साइन थीटा। और ये जी का ये वाला कंपोनेंट जी कॉस बनेगा, इधर बनेगा माइनस जी कॉस थीटा। यही क्या बनना चाहिए, जीरो। ए नॉट का साइन थीटा और जी का कॉस थीटा जीरो कर दो, तो आपको ए नॉट चाहिए ना, तो ए नॉट की वैल्यू क्या मिल गई, जी कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, एंड दिस इज जी कॉट थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, आंसर इज जी कॉट थीटा, जी टेन थीटा नहीं। वो जी टेन थीटा रेस्ट में क्लियर होता है, वो भी तब जब इधर नहीं, इधर धक्का मारते हो, ये इधर खींच रहे हो, तो इतना एक्सेलरेशन चाहिए जी कॉट थीटा का, तो ये इस पर फ्री फॉल करेगा। गॉट इट। अब देखिए, इसी को मैं सूडो फोर्स से आपको समझा रहा हूँ, सूडो फोर्स के सहायता से। अब फोर्स इक्वल से लिखना, सूडो के सहायता से बता रहा हूँ। ये इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन पर खड़ा हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करिए, तो इसका वेट एम जी डाउनवर्ड दिखेगा, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड दिखेगा, रियल फोर्स है। और चूंकि इसका एक्सेलरेशन ए नॉट इधर है, तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे इधर लगेगा, कितने का, इस ब्लॉक का मास m इंटू इस बेस का एक्सेलरेशन ए नॉट, ऐसे दिखाओगे। तो इस फ्रेम से इस ब्लॉक पे एम जी दिखा दिया और एम ए नॉट दिखा दिया। दूसरा, नॉर्मल डायरेक्शन इधर आएगा, इधर आएगा। अच्छा, इस ऑब्जर्वर को अगर ये ब्लॉक इसके साथ जस्ट कांटेक्ट में है, अगर इस ऑब्जर्वर के ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो मोशन जीरो नजर आएगा ना। अगर तुम इस पे बैठे हो, तो तुमको इस पार्टिकल का मोशन ऐसे नजर आ सकता है, बट ऐसे तो जीरो नजर आएगा, कांटेक्ट है ना। अभी मान लो कांटेक्ट, लेट्स एज्यूम कांटेक्ट है, बाद में हम बताएंगे आगे। तो इस पे खड़ा होकर जब इसकी एबीडी बनाया, तो एम ए नॉट इधर, एम जी इधर और एन ऊपर को दिखा दिया। अब मैं इस डायरेक्शन में जीरो करूंगा, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक ऐसे मोशन करता नजर आएगा। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो भी क्या आएगा, थीटा। सॉरी, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे, क्योंकि ब्लॉक का मोशन सिर्फ ऐसे नजर आएगा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन को तोड़ नहीं सकता। क्या लिखोगे, एन ऊपर को प्लस मान लो, एम ए का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, प्लस एम ए नॉट साइन थीटा माइनस एम जी के कंपोनेंट क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिएगा यहाँ से ए नॉट की वैल्यू मैं क्या बताऊँगा, यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजो और एम साइन से डिवाइड कर दो, तो मैंने क्या जी कॉट थीटा माइनस एन बराबर डिवाइड बाई एम साइन थीटा। इसको इधर भेजा और एम साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, ए नॉट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ए नॉट का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कब आएगी, जब एन की वैल्यू जस्ट क्या होगी, जीरो, तभी तो कांटेक्ट छूटेगा। अब इस ए नॉट की मिनिमम निकालनी है,
कब? जब ये कांटेक्ट जस्ट छूटे, क्योंकि जब कांटेक्ट जस्ट छूटेगा तभी तो फ्री फॉल करेगा। तो ये कांटेक्ट कब छूटेगा? ये कांटेक्ट जस्ट तब छूटेगा फ्री फॉल में जब n क्या होगा? 0, n होगा 0। तो फॉर लीव कांटेक्ट n क्या आना चाहिए? 0 प्लेस कर दो, तो ये नोट क्या आएगा? g cot थीटा, एंड दिस इज आंसर। और अगर आपने इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, इससे ज़्यादा अगर इसका एक्सेलरेशन दे दिया, तब तो n जस्ट 0 क्या बहुत बड़ा सेपरेशन दे देगा। नोट इट। तो आप इसको नोट कर लीजिए और सूडो फोर्स आप अटेम्प्ट करिएगा। और प्लेलिस्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। नोट इट।